बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर। आज हम चैप्टर नंबर 10 को ही कंटिन्यू करेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। कंटेंट्स आपके पास सेम है। हम बॉडी प्लॉट हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके कुछ रूल्स रहते थे, हम उन्हीं को आज कंटिन्यू करेंगे। अब हम आते हैं केस 4 के ऊपर। हमने प्रीवियस लेक्चर में केस 3 तक कर लिया था। अब केस 4 में वो कहता है कि अगर आपके पास रियल एक्सिस के ऊपर एक पोल मौजूद हो, ठीक है, ये आपके पास रियल एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास कोई पोल मौजूद है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस केस में आपके पास बॉडी प्लॉट क्या होगा। तो बॉडी प्लॉट के केस में हमने अगर इसका, क्योंकि ये आपके पास पोल है, तो पोल के केस में हमने आपको बताया था कि आपके पास 20 dB डिके आएगा, -20 dB के साथ मैग्नीट्यूड जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। सबसे पहले इस तरह आप इसको एस को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जे ओमेगा के साथ, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल टू -20 log ऑफ बेस 10 इंटू √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। हम इस चीज़ को नहीं देख रहे कि ये कैसे आया, हम डायरेक्ट सिर्फ देखते हैं अपनी आसानी के लिए कि अगर आपके पास पोल या जीरो आ जाए तो उनको हम लोगों ने कैसे रिप्लेस करना है। अब आप अगर इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो आपका इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है ओमेगा स्क्वायर और टी स्क्वायर की वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ओमेगा जो है इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/t, ठीक है, तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, m इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। और अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 1/t के, तो उस केस में यानी ये सिचुएशन आपके पास आ गई ना कि ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/t, तो उस केस में जो मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, -20 log ऑफ बेस 10 -20 log ऑफ बेस 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ओमेगा के साथ, तो आपके पास सिंपल रह जाएगा 20 log ऑफ बेस 10 ओमेगा टी। अब बेसिकली ये आपके पास क्या चीज़ है जो 1/t है, ठीक है, जो हमने किया ना ओमेगा इज इक्वल टू 1/t या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/t। बेसिकली ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/t, ये आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास वो पॉइंट होता है जहां से आपके उस पोल या उस जीरो का इफेक्ट शुरू होगा। अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको बताऊं तो मैं कहता हूं जी कि ये मेरे पास मैग्नीट्यूड का प्लॉट है, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं चलते 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 इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, यहाँ पे कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मौजूद थी। अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल वो पोल की वजह से आई है, तो क्या होगा, -20 dB डिके आना शुरू हो जाएगा। तो जो पॉइंट ये है ये बेसिकली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, जिसके बाद पोल और जीरोस का इफेक्ट उसमें मैग्नीट्यूड के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी प्लॉट ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके पास सिस्टम की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास कहाँ से आएगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास ट्रांसफर फंक्शन से आएगी। अब ट्रांसफर फंक्शन से अगर मैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूँ, मगर इसी ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं, ठीक है, इस ट्रांसफर फंक्शन को। अब अगर आप इसको देखें तो मोस्टली आपके पास ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में होते थे, याद है, s+2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना है कि आपके पास यहाँ s के साथ 1 होना चाहिए, मीन्स कि ये जो आपके पास 2 है इसे हमने रिप्लेस करना है 1 के साथ। इसे 1 के साथ हम कैसे रिप्लेस करेंगे, 1 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 s+1, ये चीज़ आ जाएगी, और 2 आपके पास बाहर कॉमन आ गया। इस 2 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये 1/2 ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये 1/2 बेसिकली आपके पास क्या चीज़ बन गई, ये आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू बन गई k, जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन में था, ठीक है। इस केस में आपके पास k क्या है, ये 1 आपके पास k है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये 1/2 आपके पास क्या है, ये 1/2 आपके पास t है, ये वाला। अब अगर मैं सिस्टम की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ओमेगा इक्वल टू 1/t होता है और t की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/1/2, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो ये इस सिस्टम की क्या आ गई, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने एक्स एक्सिस पे देखना है कि जहां आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर 2 आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस आपके पास क्या होता है, ओमेगा होता है, जहां 2 फ्रीक्वेंसी आई वहां से इस पोल का 20 dB डिके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये आपको बताएगा कि इस स्लोप का यहाँ पे 2 क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई, इस जगह पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जैसे ब्रेक अवे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है, ब्रेक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो इस पॉइंट से आपके पास पोल का इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेम इज द केस विद जीरो, अगर जीरो है तो आपके पास क्या होगा, ये राइज करने लग जाएगा, किसके साथ, +20 dB के साथ। ये हम लोग जब आगे एग्जांपल करेंगे डिटेल्ड में कि आपके पास बॉडी प्लॉट कैसे ड्रा किया जाता है, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आप इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ ये देखेंगे, आपने सिस्टम से कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। आपके पास जितने पोल्स, जितने जीरोज होंगे उनसे आपने कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, और टी आपके पास क्या है, बेसिकली ये चीज़ है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद क्या है कि अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन इस तरह गिवन हो s+4, तो आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, 1/4, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो ये 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये 1/4 ऊपर आ जाएगा। तो ये अगर 1 आ गया s के साथ, इसका मतलब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन ही इस फॉर्म का आता है 1/s+1, ठीक है, तो यहाँ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है ना, तो ये आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1/1 इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, नहीं तो उसे आप लोगों ने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं केस 5 के ऊपर। केस 5 में आपके पास कहता है कि आपके पास अगर रियल एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे 0 आ जाए तो उस केस में क्या होगा। सेम वही सारी सिचुएशन होगी जो हम लोगों ने रियल एक्सिस के केस में, पोल के केस में किया था। यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जब आपके पास आ गई तो अब आपके पास जो पोल के केस में क्या था कि जी यहाँ आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई थी, पोल के केस में क्या था, वो नीचे की तरफ चला गया था -20 dB के साथ। क्योंकि अब ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इस पोल जीरो की वजह से आ रही है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये राइज करने लग जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप 20 dB के साथ राइज करने लग जाएगा। पोल के केस में क्या करता है, -20 dB के साथ वो डिके कर रहा था, पोल के जीरो के केस में वो राइज करने लग जाएगा। बाकी सिंपल वही है कि आपने सबसे पहले उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई तो अब आपने सिर्फ रास्ते में ये देखना है कि किसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रही है। अगर पोल की आ रही है तो -20 dB डिके कर जाएगा, अगर जीरो की आ रही है तो +20 dB के साथ वो राइज कर देगा, ठीक है। सिर्फ आपने ये देखना है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और एक ही कॉमन पॉइंट के ऊपर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज नहीं आएंगी। सबसे पहले आपने देखना है किसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक पोल और एक जीरो था, तो जो मेरे पास पोल की वजह से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई वो आई 2, मेरे पास जो जीरो की वजह से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई वो आई 4। तो अब इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले क्या आपके पास क्या आता है, जब आप फ्रीक्वेंसी ड्रा करते हैं, ये आपके पास क्या है, ओमेगा है ना, तो सबसे पहले आपके पास 2 आएगा डेफिनेटली, उसके बाद आपके पास 4 आएगा। तो क्या होगा, यहाँ से जब मैं 2 पे पहुंचा तो 2 पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, पोल पड़ा हुआ है, तो ये 20 dB के साथ नीचे जाता जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक आपके पास दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आती। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके पास दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, वो 20 dB राइज करना शुरू करेगा। अब राइज देखें, ये ऑलरेडी क्या है, -20 dB है। जब जीरो आया तो जीरो क्या होता है, +20 dB होता है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, 0 dB के साथ ये आगे मूव करने लग जाएगा, ठीक है, यूँ स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। क्योंकि इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आ गया, जीरो आ गया, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास पोल आ गया। ये जो सारी सिचुएशन मैंने की है, ये आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कैसे आपके पास ये प्लस माइनस होके जीरो कर रहा है। फिलहाल आपने ये समझना है कि आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसकी है। अगर जीरो की है तो वहाँ +20 dB आपने राइज देना है। अगर पोल की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है तो आपने -20 dB के साथ उसको डिके करना है, ठीक है। अब जो लास्ट केस आपके पास आता है वो आता है आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में मुराद क्या है कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स जीरोज या कम्प्लेक्स पोल्स आ जाएं, दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। उस केस में आपके पास क्या होगा, जब आपके पास कम्प्लेक्स पोल या कम्प्लेक्स जीरो आ जाएं तो उस सिनेरियो में आपने ओमेगा एन से उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओमेगा एन से आपके पास उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर पोल हैं तो पोल्स की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, अगर कम्प्लेक्स जीरोज हैं तो आपके पास जीरोज की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से अब अगर आपके पास देखें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई, ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर ये कम्प्लेक्स जीरो है तो एक जीरो के केस में क्या होता था, +20 dB राइज होता था, तो दो जीरोज के केस में क्या होगा, ये +40 dB के साथ राइज कर जाएगा। अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स पोल्स हैं तो एक पोल के केस में क्या होता था, -20 dB होता था, क्योंकि ये कम्प्लेक्स पोल हैं, दो पोल्स हैं तो इसका मतलब है ये -40 dB के साथ डबल, दो पोल हैं तो +20 डबल के साथ वो क्या करेगा, डिके करना शुरू कर देगा। अब हम देखते हैं इनिशियल स्लोप्स को ना, जो आपके पास बॉडी प्लॉट का इनिशियल स्लोप होगा वो किस बेस पे होगा। अब अगर हम टाइप्स को डिफाइन करें तो अगर आपके पास टाइप 0 सिस्टम है, ठीक है, टाइप 0 के केस में आपके पास इनिशियल स्लोप क्या होगा, 0 dB का होगा,
और पैरेलल टू जीरो एक्सिस। जीरो एक्सिस में आपके पास ये एक्सिस है, बिल्कुल जीरो इसके साथ पैरेलल जाएगा जब आपके पास टाइप जीरो सिस्टम होगा। सिमिलरली जब आपके पास टाइप वन सिस्टम आएगा तो इसका मतलब है कि ऑरिजिन के ऊपर एक पोल मौजूद है। जब ऑरिजिन पे आपके पास एक पोल मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल स्टार्ट से जो आपके पास एक 0.1 फ्रिक्वेंसी एक्सिस है, यहाँ से आपके पास -20 dB के साथ ये चीज़ डिकेइंग स्टार्ट होगा। ठीक है, इनिशियल स्लोप आपके पास -20 dB आएगा और ये आपके पास एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, के पे कट करेगा। के आपके पास बेसिकली क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो आपके पास उसमें आई थी के ट्रांसफर फंक्शन के स्टार्ट में जब हमने केस 1 देखा था ना, उसमें आपको जो के गेन होता है ना, वो जो पॉइंट होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस के इक्वल होगी तो तब वहाँ पे जाके ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा आपके पास ये वाला स्लोप जो इस पे आता है। अब जब आपके पास टाइप 2 सिस्टम आ गया, ठीक है, टाइप 2 के केस में क्या होगा, अब आपके पास ऑरिजिन के ऊपर दो पोल्स मौजूद हैं, टाइप 2 में यही होता है। तो आपके पास जो इनिशियल स्लोप है वो -40 dB से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, -40 dB का इनिशियल स्लोप होगा। और इसका जो आपके पास एक्स एक्सिस पे अगर आपके पास कोई कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं आती तो ये डेफिनेटली डिके करता जाएगा और किसी एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा ना। तो जिस पॉइंट वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा इज इक्वल टू √k। अब के आपके पास क्या है, वो इनिशियल गेन जो आपके पास था। जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस गेन की इक्वल होगी तो उस पॉइंट पे आपके पास एक्स एक्सिस को वो कट करेगा। सिमिलरली जब आपके पास आ गया केस 3, केस 3 के केस में क्या होगा, सॉरी टाइप 3 के केस में क्या होगा, -60 dB, 1 dB और इंक्रीज हो गया, 20 dB और इसमें इंक्रीज हो गया। अब आपके पास ऑरिजिन के ऊपर 3 पोल्स हैं तो उस केस में आपके पास के 1/3 हो गया एंड सो ऑन। जितने आपके पास नंबर ऑफ पोल्स होंगे ऑरिजिन के ऊपर उतना ही इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास एक्स एक्सिस की इंटरसेक्शन आएगी जो आपके पास जैसी स्लोप आपके पास डिके करना शुरू करेगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, इनिशियल स्लोप होंगे जो आपने बॉडी प्लॉट में स्टार्टिंग में आपने बताने हैं। ठीक है, जब आप बॉडी प्लॉट स्टार्ट करोगे बनाना तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि आपके पास ऑरिजिन के ऊपर कितने पोल्स हैं। अगर आपके पास ऑरिजिन के ऊपर कोई पोल नहीं है तो आपके पास जो स्टार्ट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ आएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक पोल ऑरिजिन के ऊपर मौजूद है तो आपका स्टार्ट इस तरह से आएगा, 20 dB की डिके के साथ आएगा। सिमिलरली 2 है तो आपके पास 40 आएगा, 3 पोल्स हैं तो आपके पास 60 आएगा एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इनिशियल स्लोप क्या होगा जो आपके पास बॉडी प्लॉट है। अब हम डिफाइन करते हैं मिनिमम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम्स कौन से होते हैं। आपके पास क्या है, द ट्रांसफर फंक्शन हैविंग नो पोल्स एंड जीरोस इन द राइट हाफ of S plane are called the minimum phase transfer function. System with the minimum phase transfer function is called a minimum phase system. ठीक है, आपके पास राइट हैंड साइड पे कोई पोल कोई जीरो मौजूद ना हो, आपके पास जो सिस्टम है उस सिस्टम के जितने भी पोल्स और जीरोज हैं वो सारे के सारे आपके पास कहाँ पे हो, लेफ्ट हाफ प्लेन पे हो, तो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास मिनिमम फेज सिस्टम है। सिमिलरली नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के केस में क्या है, द ट्रांसफर फंक्शन हैविंग नो पोल एंड सॉरी ये आपके पास है the transfer function having pole and or zero on the right half of S plane। ठीक है, अगर आपके पास कोई पोल या कोई जीरो राइट हाफ प्लेन पे आता है तो हम कहते हैं ये नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन है। और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका आपके पास नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन उसे हम कहते हैं नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। अब मिनिमम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के केस में क्या है कि आपके पास मिनिमम के केस में जीरोज, पहले क्योंकि हम लोग स्टेबिलिटी की जब बात करते थे हम जीरोज को इंक्लूड नहीं करते थे, हम सिर्फ कहते थे कि आपके पास पोल्स जो हैं वो लेफ्ट ऑफ प्लेन पे होंगे तो आपके पास सिस्टम स्टेबल होगा। अगर कोई एक बार पोल राइट साइड पे आ गया तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग पोल्स के साथ साथ जीरोज की बात भी कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन के जितने भी पोल्स और जितने भी जीरोज हैं वो सारे के सारे अगर लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, ये मिनिमम फेज सिस्टम कहलाता है। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास कोई एक पोल अगर आपका राइट हाफ प्लेन पे आ गया डेफिनेटली सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबल सिस्टम आपके पास नॉन मिनिमम फेज सिस्टम में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक जीरो भी आ गया, ठीक है, कोई एक जीरो भी आपके पास राइट हाफ प्लेन पे आ गया तो उस सूरत में भी हम कहते हैं कि आपके पास क्या हो गया, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम आ गया। अब नॉन मिनिमम फेज सिस्टम्स आर स्लो इन रिस्पॉन्स। ठीक है, इन कंट्रोल सिस्टम एक्सेसिव फेज लैग शुड बी अवॉइडेड। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, मिनिमम फेज सिस्टम्स को यूज करते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। ठीक है, बॉडी प्लॉट को ड्रा करने का प्रोसीजर क्या है। स्टेप 1 में सबसे पहले आपने क्या करना है, सिस्टम की कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई करना है। जब आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपने उससे क्या करना है, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या कहता है, ड्रॉ द मैग्नीट्यूड प्लॉट। द स्लोप विल चेंज एट ईच कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बाय 20 dB डिकेड फॉर जीरोज एंड -20 dB डिकेड फॉर पोल्स। ठीक है, आपने मैग्नीट्यूड का प्लॉट ड्रा करेंगे सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर के ऊपर।
आपने हर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखना है कि जहाँ पे 0 आ रहा हुआ तो +20 dB उसमें आएगा, अगर आपके पास पोल आ रहा है तो -20 dB पर डेकेड आपने उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। फॉर कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल एंड 0 द स्लोप विल चेंज बाय +20 और +40 और -40। अब वही बात होगी, अगर आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स आ गए तो -40, डबल पोल्स हैं तो डेफिनेटली -40, अगर आपके पास कम्प्लेक्स जीरोज आ गए तो आपने +40 के साथ इसको चेंज करना है। थर्ड स्टेप में कहता है फॉर टाइप 0 सिस्टम ड्रा अ लाइन अप टू फर्स्ट लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हैविंग 0 dB स्लोप। ये हम लोग प्रीवियस स्लाइड में जो देखे थे ना कि आपके पास अगर 0 टाइप सिस्टम है तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। सिमिलरली जब आपके पास फॉर टाइप 1 सिस्टम ड्रा लाइन हैविंग स्लोप ऑफ -20 dB अप टू ओमेगा इज इक्वल टू k फर्स्ट मार्क लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेम इज द केस विद द टाइप 2 सिस्टम कि आपने -40 dB, क्योंकि टाइप 2 सिस्टम में आपके पास दो पोल्स ओरिजिन के ऊपर आएंगे, -20 dB के साथ आएगा, और ये अगर रियल एक्सिस को आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रास्ते में नहीं आती तो रियल एक्सिस को ये काटेगी कहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू √5 एंड सो ऑन। इस तरह अगर आपके पास टाइप 3 से हमारा 3 पोल आ गया ओरिजिन के ऊपर, 4 पोल आ गए, तो वो उसी टेबल को जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था उसी के साथ वो कंटिन्यू करेगा। स्टेप 4 में क्या कहता है, ड्रा अ लाइन up to second corner frequency by adding the slope of the first next pole or 0 to the previous slope and so on। अगर आपको याद हो मैंने पीछे एक बात की थी, अगर आपके पास ये एक पॉइंट है, मैं राइट से ड्रा कर देता हूँ, ये अगर आपके पास एक पॉइंट है, अगर स्लोप यूँ आता है तो यूँ स्ट्रेट क्यों जाता है कि पहले -20 dB था फिर +20 dB हो गया, तो वही आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है। ड्रा लाइन अप टू सेकंड आउट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, अगर मेरा सिस्टम पहले -20 के साथ आ रहा था तो रास्ते में ये इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे अगर आपके पास कोई पोल 0 आ गया तो 0 की +20 होता है, ठीक है, और पोल का आपके पास क्या था, -20 था, ऑलरेडी -20 था, तो उसमें ये 0 ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो उसके बाद ये 0 स्लोप के साथ मूव करने लग जाएगा। कब तक, उस वक्त तक जब तक अगली नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आती। अब वो नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0 की हुई तो ये राइज करने लग जाएगा, पोल की हुई तो ये डिके करने लग जाएगा, ठीक हो गया। ये बेसिकली आपके पास मेन पॉइंट था जो हम लोगों ने पीछे प्रीवियस केस में किया था। स्टेप 5 में क्या, कैलकुलेट द फेज एंगल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड जॉइन ऑल। आपने फिर आखिरी स्टेप में क्या करना है, ओमेगा की वैल्यूज को चेंज करना है, ठीक है, रैंडम वैल्यूज पुट करके आपने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, उन एंगल्स को आखिर में आप लोगों ने प्लॉट कर देना है, ठीक है। किस पे, ये दोनों की दोनों चीज़ें सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर के ऊपर होंगी। ये कुछ स्टेप्स हैं, जब हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें एक एक स्टेप आपके पास क्लियर होता जाएगा, कैसे हमने इसको ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे आपने फेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कैसे फेज को प्लॉट करना है। लेकिन इनिशियली आप इस चीज़ को सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें कि आपके पास ये 4-5 स्टेप्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप किसी भी सिस्टम का बॉडी प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि बॉडी प्लॉट से कि आपका सिस्टम स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, अनस्टेबल है, इनहेरेंटली स्टेबल है, किस फॉर्म में है, तो वो बेसिकली हम बॉडी प्लॉट से फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन, ठीक है। अब फेज मार्जिन और गेन मार्जिन आपके पास क्या होता है, उनको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं फेज मार्जिन। फेज मार्जिन कहते हैं द अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग विच कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम टिल द सिस्टम रीचेज ऑन द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी इज कॉल्ड द फेज मार्जिन, ठीक है। फेज मार्जिन से मुराद आपके पास उस फेज में अलाउेबल चेंज कितनी है, कितना आप उसके फेज को चेंज कर सकते हैं कि वो बिल्कुल इंस्टेबिलिटी के करीब पहुंच जाए। वो जो रेंज आपके पास आती है वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाती है, फेज मार्जिन, यानी फेज में जो चेंज आप कर सकते हैं, अलाउेबल चेंज आप कह सकते हैं। सिमिलरली गेन मार्जिन आपके पास क्या है, द मार्जिन इन द गेन अलाउेबल बाय विच gain can be increased till the system reaches on the verge of instability is called gain margin, ठीक है। गेन मार्जिन से मुराद कि आप गेन में वो कितनी अलाउेबल चेंज कर सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल ही रहे, जैसी वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा वहाँ तक आपके पास जो अलाउेबल रेंज है गेन मार्जिन की, वो गेन की, वो आपके पास बेसिकली गेन मार्जिन कहलाता है। अब फेज मार्जिन और गेन मार्जिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हीं की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है या इनहेरेंटली स्टेबल है। बॉडी प्लॉट के केस में आपके पास एक चौथी स्टेट आती है, इनहेरेंटली स्टेबल। इनहेरेंटली स्टेबल से मुराद आप सेल्फ स्टेबल सिस्टम कह सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि आपका जहाज़ जो है वो पायलट ने ऑटो पायलट पे कर दिया, वो बेसिकली वो जो ऑटो पायलट वाली स्टेट होती है वो इनहेरेंटली स्टेबल स्टेट कहलाती है, ठीक हो गया। अब अगर इसको देखें ग्राफ के तौर पे कि आपके पास फेज मार्जिन और गेन मार्जिन कैसे होगा, तो ये आपके पास क्या है, देखें गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को हम लोग देखते हैं,
पॉजिटिव गेन एरर आपके पास क्या है, फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी क्या आती है, और पॉजिटिव फेज मार्जिन आपके पास क्या आता है। अब इस केस में आपके पास गेन मार्जिन भी पॉजिटिव है और फेज मार्जिन भी पॉजिटिव है, तो सिस्टम आपका क्या है, स्टेबल है। अब इस ग्राफ को अगर दूसरे को देखें तो यहाँ आपके पास ये नेगेटिव गेन मार्जिन है, यहाँ आपके पास ये नेगेटिव फेज मार्जिन है, दोनों आपके पास नेगेटिव है। इसकी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि ये आपके पास अनस्टेबल सिस्टम है। अब फेज मार्जिन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम लोग एग्जांपल में डिटेल से देखेंगे कि आपके पास फेज मार्जिन या गेन मार्जिन किसी भी सिस्टम का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इस ग्राफ से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जब भी गेन मार्जिन या फेज मार्जिन कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको अपना जो मैग्नीट्यूड है वो और जो आपका फेज वाला ग्राफ है, दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर बनाने हैं। एक ही एक्सिस के ऊपर बनाने से मुराद क्या है कि ये अगर आपके पास ओमेगा है तो यहाँ ऊपर आपके पास मैग्नीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ नीचे आपके पास फेज ड्रॉ हो जाएगा। इन दोनों के ऊपर हम लोग डिसीजन लेंगे कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। वो कैसे लेंगे वो अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि आपके पास कैसे आपको पता लगेगा कि सिस्टम आपका स्टेबल है, मार्जिन स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब यहाँ हम देखते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी वायर फेज मार्जिन और गेन मार्जिन कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव गेन मार्जिन है, ठीक है, पॉजिटिव गेन मार्जिन है और आपके पास फेज मार्जिन भी क्या है, पॉजिटिव है, इस सूरत में आपके पास सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। अगर आपके पास गेन मार्जिन नेगेटिव है और फेज मार्जिन भी नेगेटिव है तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा, ये आपके पास अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा। सिमिलरली इफ बोथ फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन आर इक्वल इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड बात करें, क्योंकि आपके पास डिग्रीज और डीबीज इक्वल नहीं होते, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है कि आपके पास फेज अगर 26 डिग्री है, ठीक है, और आपका मैग्नीट्यूड 26 डीबी है, तो ये 26 और ये 26 आपके पास एक तरह से इनका मैग्नीट्यूड सेम आ गया। अगर इस किस्म की स्टेट आ जाए तो आप कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। सिमिलरली इनहेरेंटली स्टेबल के केस में क्या होगा कि आपके पास जो गेन मार्जिन है वो क्या है, गेन मार्जिन इन्फिनिटी और फेज मार्जिन इन्फिनिटी, ठीक है। आपके पास ये दोनों इन्फिनिटी आ जाएं या इनमें से कोई एक इन्फिनिटी आ जाए तो उस सूरत में आपके पास जो स्टेट आएगी वो इनहेरेंटली स्टेबल स्टेट आएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी क्या होगी या आप लोगों ने स्टेबिलिटी फेज मार्जिन गेन मार्जिन से कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएं, फेज मार्जिन गेन मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव, द सिस्टम इज स्टेबल। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो सिस्टम आपका अनस्टेबल है। अगर आपके पास फेज मार्जिन और गेन मार्जिन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएं तो आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। सिमिलरली अगर उनमें से फेज मार्जिन या गेन मार्जिन दोनों इन्फिनिटी आ जाएं या कोई एक इन्फिनिटी आ जाए तो उस स्टेट को हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, इनहेरेंटली स्टेबल स्टेट है। ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बॉडी पार्ट को स्केच करके उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपके पास सिस्टम कैसे किसी भी सिस्टम का बॉडी पार्ट ड्रा कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हुए तो वो हम लोग इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।